friends, today we are going to start our new chapter, that is chemical kinetics. This is an important chapter according to board examination, even in competitive exam. Right? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है. ऑब्वियस है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, तो हम चैप्टर को कैसे पढ़ सकते हैं. तो अब क्या होता है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमें तीन बातों की स्टडी करनी पड़ती है. फर्स्ट वन, कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है या नहीं कर रही है. दैट मींस वी हैव टू टॉक अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, जो कि थर्मोडायनामिक्स गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन कर देती है. और सेकंड बात क्या होती है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले आपकी कितने एक्सटेंट में रिएक्शन प्रोसीड हो गई है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ से हमें पता लग जाता होता है. और जो थर्ड एंड मेन बात है कि अगर आपकी रिएक्शन हो रही है तो वो कितनी स्पीड से हो रही है. दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन की बात, जिसको हम थर्मोडायनामिक की हेल्प से नहीं बता सकते. तो उसी बात को स्टडी करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल मींस केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक मींस क्या हो गया, मूवमेंट. राइट. तो अब केमिकल काइनेटिक है क्या, हम इसको प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करेंगे. अब केमिकल काइनेटिक इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील with the study of the rate of reaction and the factor which affect the rate of reaction. Chemical kinetic के बेस पे हम chemical reactions को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन वो रिएक्शन होती है जो बहुत फास्ट स्पीड से प्रोसीड करती है. रिएक्शन प्रोसीड इट्स वेरी फास्ट. राइट. सेकंड वो होती है और रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लो. और थर्ड क्या होती है, जो ना तो फास्ट होती है और ना ही स्लो होती है. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए जो हमारे पास एग्जांपल रहते हैं, तो बेसिकली जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या होती है, कि फास्ट प्रोसीड करती है. एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3. राइट. ये जो आपकी रिएक्शन है वो किस में आती है, वेरी फास्ट. अगर वेरी स्लो की बात करें तो डायमंड का ग्रेफाइट में जो चेंज होना होता है वो किस में आता है, वेरी स्लो में. अगर ऐसी रिएक्शन की बात करें जो ना तो फास्ट होती है ना ही स्लो होती है, तो उसका एग्जांपल है अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2. अगर आप इसको हीट करोगे 2H2O प्लस N2 की फॉर्मेशन होगी. तो ये जो आपकी रिएक्शन है ना तो स्लो होती है ना ही फास्ट होती है. अभी हमने क्या किया था कि हमने रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक के बेस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. राइट. तो अब बात ये आती है कि जो आपकी डिफरेंट रिएक्शंस है वो डिफरेंट रेट या डिफरेंट स्पीड से क्यों प्रोसीड करती है. तो इसके पीछे क्या रीजन है कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में आइदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड की ब्रेकेज होती है. राइट. तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो उसमें बॉन्ड को टूटने के लिए और बॉन्ड को बनने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. दैट मींस जो डिफरेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी इवॉल्व होती है, और जब डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है. और इसी रीजन से जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्या होती है, डिफरेंट. अब हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की. तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या, रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. अगर हम किसी व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की स्पीड हम कैसे देते होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. राइट. तो सिमिलरली अगर हम किसी रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन के फॉर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे कि उसकी जो उसके रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट तो उनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कितना चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with respect to time. Right. Goes to P. Right. तो rate of reaction क्या हो गया आपकी, चेंज यानी कि D.
R/dt माइनस साइन। और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी dp/dt, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, बट जो यहाँ पे माइनस साइन है वो ये सिग्निफाइज करता है कि अगर आप रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की टर्म में हमने माइनस साइन नहीं लगाया तो दैट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम क्या कर रहे हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सी ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, राइट। और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये आपकी क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। और अगर हम गैसियस पार्टिकल्स की बात करें तो गैसियस पार्टिकल के केस में हम मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है एटमॉस्फेयर, राइट। तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड, राइट। और अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करें पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन में तो हमारा रिलेशनशिप क्या आएगा, हमें पता है Pp = nRT, राइट। तो P कितना हो गया n/V/RT, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसके इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन के, जिसको हम किससे रिजेंबल कर रहे हैं C से, तो P = CRT, राइट। और हमारे पास क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपकी dP/dt। अब पुट कर दे तो क्या बन जाएगी dC/dt.RT। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम नॉर्मली बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो दैट मींस हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑल टाइम सेम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ऐसे केसेस में हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते होते, राइट। तो अब बात ये आती है कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, राइट। यहाँ पे कंसंट्रेशन अगेन मैं आपको बोलूंगी कि आपको मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, दैट मींस कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर। तो जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। तो हमें क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो हम t1 टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे क्या करते हैं कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, वो कितनी आती है आपकी x1, और t2 टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आएगी x2। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन = x2 - x1/t2 - t1, राइट। और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -∂x/∂t, और इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर मूवमेंट। तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। तो हम क्या करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम t पर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम मान लेते हैं ये आपका क्या है कंसंट्रेशन x उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और इस टेंजेंट को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, और ये एक्स्ट्रा प्लॉट करने पे आपकी एक्सिस में जाके क्या करेगा कट करेगा। तो हम यहाँ पे कट करें उसको एक को नाम दे दिया हमने A और दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया B, राइट। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मींस ∂x/del,
राइट। और आप इसको क्या लिख सकते हो, ओ दे रहे हैं तो OA बाय OB। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द ग्राफिकल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल्स लेके चलते हैं टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। हम एग्जांपल लेके चलते हैं PCl5। अगर PCl5 को देखेंगे तो किसमें टूटेगा, PCl3 प्लस Cl। जब आप PCl5 को हीट करते हो तो ये PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ PCl5, 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2 को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन D, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय dt, यानी कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर बात करें इसको रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है तो यहाँ माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइदर D PCl3 अपॉन dt और D Cl2 अपॉन D, राइट। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है, दैट मींस स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, डिफरेंट। तो उस केस में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से। अब अगर इस केस में हम बात करें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 तो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव d/dt ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। और प्रोडक्ट क्या है, फॉर्म। और हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 तो कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 वो कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इस केस में जो हमने रेट एक्सप्रेस की है वो सेम नहीं है क्योंकि 2 मोल्स ऑफ N2O5, 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ O2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 d ऑफ N2O5 बाय dt। दैट मींस जो आपका स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आप उसको डिवाइड में ले जाओगे। और अगर बात करें प्रोडक्ट की फॉर्म में तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/4 d/dt ऑफ NO2। और अगर ऑक्सीजन की फॉर्म में बात करें तो ये क्या हो जाएगी, d/dt ऑफ O2, राइट। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो ऐसे रिएक्शन में जिसके स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है, डिफरेंट। अब हम इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये स्टेट करता है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 4NH3 plus 5O2 goes to 4NO plus 6H2O. The rate of formation of NO is 3.6 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter per second. हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द rate of disappearance of ammonia and rate of formation of H2O, राइट। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन, राइट। तो हम सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, राइट। तो क्या होगा आपका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। कैसे हुआ ये देखो, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 d/dt ऑफ अमोनिया NH3 विद नेगेटिव साइन। और अगर हम बात करें अगेन रेट ऑफ रिएक्शन की इन फॉर्म ऑफ NO तो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 d/dt ऑफ NO। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या है आपकी सेम रहेगी, कैंसिल आउट, 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, d/dt ऑफ NH3। दैट मींस रेट ऑफ डिस
disappearance of ammonia is equals to d by dt of NO यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना दे रखा है 3.6 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा 3.6 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन हम क्या लेके चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 d by dt ऑफ NO, और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ वाटर तो क्या बन जाएगा 1/6 d by dt of H2। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन आपकी सेम रहेगी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर करने पे क्या आया 1/4 d by dt of NO is equals to 1/6 d by dt of H2, और हमें क्या निकालना था d by dt of H2। 6 को वहां ले जाए तो क्या बना 6/4 मल्टीप्लाई कर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना गिवन है 3.6 into 10 raised to the power -3 which is equal to rate of formation of water यानी कि d by dt of H2O। इसको सॉल्व करें 2.9 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या आएगा 5.4 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। इस तरीके से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हमारा सेकंड एग्जांपल है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B goes to 3C, the rate of appearance of C at time t is 1.3 into 10 raised to the power -4 mole per liter per second। Calculate at this time rate of reaction and rate of disappearance of A। अगेन हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन है हम रिएक्शन को लिखते हैं। तो हमारी रिएक्शन क्या है, हमें क्या गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दैट इज इक्वल टू 1.3 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई d by dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 into 10⁻⁴ जो कि हमें गिवन है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4.33 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। और सेकंड हमें क्या निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो निकालें अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 विद नेगेटिव साइन क्योंकि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन है d by dt ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, और हमें क्या निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दैट मींस d by dt ऑफ A। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाला था आपने 4.33 into 10 raised to the power -5 is equals to negative dA/dt which is rate of disappearance of A, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 66.8 into 10 raised to the power -5 मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।